नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। सबको इंतज़ार था दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा, तो आखिरकार चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया कि 5 फरवरी को दिल्ली में 70 सीटों के लिए, जो 70 विधानसभा सीटें हैं, उनके लिए वोटिंग की जाएगी और 8 तारीख को ये पता चल जाएगा कि इस बार दिल्ली पर कौन काबिज होने जा रहा है। क्या 26 साल का सूखा बीजेपी अपना दूर कर पाएगी या फिर लगातार 11 साल से जो काबिज है आम आदमी पार्टी वो अपना दबदबा कायम रखेगी या फिर दिल्ली में वापसी कांग्रेस भी कर सकती है। ये सब आपको 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आज जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस सब के बीच जब उनको लेकर तमाम तरह के चुनावी प्रक्रिया को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर लगातार जब सवाल तमाम विपक्षी पार्टियां, आम लोग, सिविल सोसाइटी हर कोई उठा रहा है, खासतौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों के बाद, उसके बाद आप ये देखिए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस ये पहले भी करके उन सवालों के जवाब दिए जा सकते थे, लेकिन चुनाव की तारीखों के साथ ही चुनाव आयोग जो है और चुनाव आयुक्त जो है वो अवतरित होते हैं और सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन आज जब वो सवालों के तमाम जवाब देते हुए नजर आए तो लगा कि वो बेहद दबाव में हैं और सफाइयां पेश कर रहे हैं और एक भी उनके जरिए दी गई सफाई से ये लगे कि हाँ, आपने कोई इत्मीनान बख्श जवाब दिया है, जिससे ये लगे कि जो पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जो लोग कह रहे हैं वो दरअसल किसी पार्टी के सपोर्टर होंगे, जो सिविल सोसाइटी है वो शायद बीजेपी जीत रही है इसलिए खुश नहीं है और इसलिए तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन तमाम सवालों के जवाब दिए या फिर जो शंकाएं लोगों की थी, पॉलिटिकल पार्टीज की थी, उस पर वो सिर्फ ये कहते हुए नजर आए। हालांकि लंबी चौड़ी 40 मिनट के करीब की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस सब पर वो ये कहते हुए नजर आए कि चुनाव आयोग की और पूरी की पूरी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, उसमें किसी भी तरह का कोई सवालिया निशान लगाया ही नहीं जा सकता है, ईवीएम को किसी भी कीमत पर हैक नहीं किया जा सकता है, वो काउंटेड और कास्टेड वोट की बात हो, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की बात हो या फिर जो ईवीएम है, मशीन जो है उसकी बैटरी 99% चार्ज होने की बात हो, वीडियो जो रिकॉर्ड्स मांगे जा रहे थे चाहे उसकी बात हो, उस सब पर जो भी जवाब दिए उस सब में ये बताया उन्होंने, दरअसल जो इसका कंक्लूजन निकल कर आया कि चुनाव आयोग जो पूरी प्रक्रिया है वो एकदम साफ सुथरी है, उस पर किसी तरह का कोई भी सवाल या निशान नहीं लगाया जा सकता है। लोकतंत्र की पहली शर्त होती है ट्रांसपेरेंसी। ओपेक अगर हो यानी कि उसमें अगर एक इंसान को भी शक हो तो ये जिम्मेदारी है उन लोकतांत्रिक संस्थाओं की कि उस इंसान की, उस शख्स की जो भी कुछ शंकाएं हैं उनको दूर किया जाए। लेकिन आप ये देखिए, यहाँ तो देश की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, विपक्षी पार्टी कांग्रेस, उसने बाकायदा तौर पर सबूत के तौर पर दस्तावेज पेश किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से बहुत दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तौर पर उन लोगों को सबूत के तौर पर पेश किया जिन्होंने ये बताया कि वो जिंदा हैं, उसी पते पर रहते हैं, फिर भी उनके वोट काट दिए गए हैं। इसके अलावा लगातार ये शिकायतें रही कि लोग वोटिंग बूथ पर पहुंचे लेकिन उनको वोट नहीं डालने दिए गए। 99% बैटरी की बात हो, चाहे कास्टेड और काउंटेड वोट की बात हो या फिर वोटिंग परसेंटेज के अचानक बढ़ जाने की बात हो, हर किसी को लेकर जो भी जवाब दिया गया है वो दरअसल वो सब है, वही जवाब दिए गए हैं जो एफएक्यूज के तहत चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद है। कुछ नया अनोखा नहीं कहा गया है, लेकिन शंकाएं अभी वहीं की वहीं बनी हुई हैं। जब इस सब को लेकर कांग्रेस से सवाल पूछा गया, संदीप दीक्षित से सवाल पूछा गया कांग्रेस के नेता से, तो उन्होंने कहा कि ऐसा चुनाव आयोग कैसे कर सकता है कि चुनावी धांधली मुमकिन ही नहीं है। पहले भी चुनावी धांधली होती रही है और अब भी लगातार होती है। और उन्होंने ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाए हैं कि लोगों के मन में शंकाएं हैं, लोगों के मन में जो चुनाव आयोग को लेकर जो रिस्पेक्ट हुआ करती थी, जो उनको ये लगता था कि चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है वो एकदम निष्पक्ष है, उस सब पर जो यकीन है लोगों का वो कम हुआ है। और यही वजह है कि हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए हो या महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए हो, उसके बाद तो आपने देखा गांव में किस तरह से लोगों ने कई गांव में मॉक पोलिंग कराने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं करने दी गई। अब ऐसे वक्त में जिम्मेदारी ये थी चुनाव आयोग की कि एक-एक उन सवालों का
उस तरह से जवाब देते जो लगता वाकई में इत्मीनान बख्श है, लगता कि हाँ एक सेटिस्फेक्शन मिला है। और चुनाव आयुक्त को राजीव कुमार को तो लगता है कि वही ट्रक के पीछे जो घिसी पिटी शायरियां लिखी होती हैं, न रदीफ न काफिया, उसमें वो सब लिखने में शायद अपना टाइम वो ज्यादा लगाते हैं। यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि झूठ के गुब्बारे जो हैं वो उड़ाए जा रहे हैं। यानी कि लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उनको वो कह रहे हैं कि झूठ के गुब्बारे उड़ाए जा रहे हैं। उन्होंने एक और यहाँ पर जो शेर पढ़ा, उन्होंने कहा कि सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलमबंद जवाब देते रहे, रूबरू जवाब बनता है। क्या पता चले कल हम हो न हो, आज जवाब तो बनता है। अब आप देख लीजिए कि कितनी मयार, कितनी उम्दा शायरी उन्होंने लिखी है, और वैसे ही उनके जवाब भी थे। सवाल ये उठ रहा है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज, जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो तमाम सवाल उठा रही हैं, सबूत पेश कर रही हैं, लंबी लंबी चिट्ठियां और ज्ञापन जो है वो सौंप रही हैं, उसके बाद अगर चुनाव आयोग ये कहता हुआ नजर आए कि तमाम सवाल बेबुनियाद हैं, सिर्फ झूठ के गुब्बारे उड़ाए जा रहे हैं, लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं वो ईवीएम को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, जो सबूत पेश कर रहे हैं, उस सबको बेबुनियाद आप बता रहे हैं, तो ऐसे वक्त में दिल्ली चुनाव की दहलीज पर खड़ा हुआ है। 5 फरवरी को वहां पर वोटिंग होने जा रही है दिल्ली में। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम ये उम्मीद करें कि महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह ही ये निष्पक्ष, सो कॉल निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट ये चुनाव होगा, जिसके बाद फिर से तमाम तरह के सवालिया निशान उठेंगे और उसके बाद फिर से चुनाव आयोग इसी तरह के सवालों के जवाब देता हुआ नजर आएगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे कि तमाम सवालों के जवाब में चुनाव आयोग ने जिस तरह से मजाक उड़ाया है, एक तरह से ये जरूर कहा कि हम तमाम सवालों के जवाब देंगे, हम यहाँ पर हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड की उन्होंने बात की कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो देने की उन्होंने बात की। हमने ये भी देखा है कि जहां जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद ज्यादा होती है, वहां किस तरह से पुलिस प्रशासन काम करता हुआ नजर आता है। क्या इसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना चाहिए था? चुनाव आयोग को क्या इसको लेकर जवाब नहीं दिया जाना चाहिए था? किस तरह से अभी हमने उपचुनाव में देखा, जो कुछ हुआ वहां अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस ने, तमाम पार्टियों ने सवाल उठाए, किसी एक पार्टी ने सवाल नहीं उठाया तो वो थी भारतीय जनता पार्टी। तो इसीलिए लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर सबको शंका है, तमाम पार्टियों को शक है, लोगों को शक है, सिविल सोसाइटी को, वकील हैं, महमूद पराचा जैसे लोग हैं जो कोर्ट का रुख जा रहे हैं, और जब उनको चुनाव आयोग को ये कहा जाए कि आप ये तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग्स देंगे, तो आनन फानन में रूल्स बदल दिए जाते हैं। और आप ये कहते हैं कि जब ये सवाल का पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पूरी की पूरी जो वीडियोस है उनको देने में न जाने कितने 100 सालों का वक्त लग जाएगा। तो ये आप सोचिए कि कितने सीरियस हैं चुनाव आयुक्त सब लोगों के और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए। इससे जिस तरह से वो मजाक उड़ा रहे थे, जिस तरह से वो कह रहे थे झूठ के गुब्बारे उड़ा रहे हैं, जिस तरह से वो वीडियो रिकॉर्डिंग को कह रहे थे कि पता नहीं कितने 100 साल लग जाएंगे, इस सब से आप समझिए कि कितना गंभीर है हमारा चुनाव आयोग। और वो चुनाव आयोग अपनी पीठ थपथपाते हुए ये कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से निष्पक्ष हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, और सबसे निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट चुनाव वो पूरी दुनिया में शायद वो नंबर 1 अपने आप को कह रहे थे, वो करवाते हैं और करवाए जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर मेहमानों को ले आइए, आज इसी पर हम चर्चा और बात करेंगे। मेरे साथ आप देख सकते हैं कि 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ओमकारेश्वर पांडे जी हैं। ओमकारेश्वर पांडे जी, बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट संदीप यादव जी हैं। संदीप जी, स्वागत आपका। सीनियर जर्नलिस्ट राहुल लाल जी हैं मेरे साथ। राहुल लाल जी, आपका भी स्वागत। और मेरे साथ डॉक्टर सुनीलम है, पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट है, किसान नेता है, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनीलम जी को क्योंकि जाना है, पहला सवाल सुनीलम जी से, फिर उसके बाद ओमकारेश्वर जी आपके पास मैं लौट रही हूँ। सुनीलम जी, आपसे मेरा सवाल कि चुनाव आयोग से जब तमाम तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो वो एक तरह से पॉलिटिकल पार्टीज का मजाक उड़ाते हुए ज्यादा नजर आते हैं। लोगों के मन में शंका है, सिविल सोसाइटी के मन में शंका है, लेकिन हर बार चुनाव आयोग अपनी पीठ थपथपाते हुए ये कहता हुआ नजर आता है कि ऑल इज वेल। क्या आपको भी यही लगता है, या लगता है कि दिल्ली का चुनाव होने जा रहा है और उससे पहले तमाम सवालों के जवाबों में अगर ये कहा जाए कि सब कुछ बेबुनियाद है, निराधार है, हम जो कर रहे हैं वो सही है और एकदम ट्रांसपेरेंट है? बहुत शुक्रिया बुशरा जी। असल में
अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने जो आशंकाएं व्यक्त की, उनमें से किसी का भी कॉन्क्रीट और ठोस जवाब चुनाव आयोग के द्वारा नहीं दिया गया। एक तरीके से जितने आरोप विपक्ष लगाता रहा है, इंडिया गठबंधन के लोग लगाते रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगाती रही है, उस सबका मजाक उड़ाने का काम किया। इससे एक बात तो साबित होती है कि चुनाव आयोग जो है वो खुद भी निष्पक्ष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करता है, वो भी एक पार्टी बन करके और कुछ पार्टियों का या कहा जाए ऑपोजिशन का मजाक उड़ाना उसका एक पूरा का पूरा उद्देश्य रहता है। अगर उसका उद्देश्य रहता कि जो लोगों की शंकाएं हैं उनको सेटिस्फाई करना है, तो उसका फिर ये टोन और टेनर ये नहीं रहता प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो हम लोगों को देखने के लिए पूरी तरीके से मिला। अब चुनाव तो होने हैं, चुनाव पूरी आशंकाओं के बीच में होने हैं। अब ये चुनौती विपक्ष के सामने अब जरूर है कि क्योंकि ये चुनाव दिल्ली के हैं, बहुत सारी जगहों पर जो कुछ होता है इंटीरियर के इलाके के अंदर, दूसरे राज्यों में, वो सब बाहर नहीं आ पाता। लेकिन अब दिल्ली के अंदर सब कुछ बाहर आ सकता है, इसकी पूरी संभावना है। तो मुझे लगता है कि हालांकि समय बहुत ही कम है, 1 महीने के अंदर पूरा चुनाव हो जाना है, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स हैं इस देश के अंदर, चाहे वो ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा करने वाले लोग हों, 17C फॉर्म की बात करने वाले लोग हों, बैटरी वाली बात करने वाले लोग हों, या एक अचानक इतने ये बढ़ जाते हैं उसकी करने वाले बात हों, या लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता है, या लोगों के नाम डिलीट कर दिए जाते हैं, जितनी आशंका वाले लोग हैं, विशेष तौर पर सिविल सोसाइटी के लोग, मुझे लगता है कि उन सबको अभी से जितने जल्दी है उन्हें डेरा डाल लेना चाहिए और अपनी तैयारी केवल इसलिए नहीं कि मतलब ये दिल्ली का चुनाव है, लेकिन इसलिए कि पूरे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर अगर गड़बड़ को रोकने का काम किया जा सकता है और अगर चुनाव आयोग को ये बात का मैसेज दिया जा सके सिविल सोसाइटी के द्वारा कि हम हर बूथ के ऊपर तैनात हैं और जितने आरोप या आशंका हम व्यक्त करते हैं उस सबको रोकने की भी हमारी तैयारी है, तो मुझे लगता है कि यही उसका एक माकूल जवाब पूरे तरीके से हो सकता है। क्योंकि हम तो हरियाणा के अंदर भी हम चुनाव के समय गए थे, हम जो है अभी जो है महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर भी गए थे, दोनों जगह एक तरीके से हुआ। तो अभी भी लोग ये कहते हैं कि वही जो है दिल्ली के अंदर भी रिपीट हो सकता है। और लोगों का कहना है कि भाई आप हरियाणा में नहीं रोक पाए, महाराष्ट्र में नहीं रोक पाए, तो आप दिल्ली के अंदर कैसे रोक लेंगे? वो तो म्युनिसिपालिटी है और वहां तो सब कुछ जो है अपने हाथ के अंदर एलजी ने ले रखा है और पूरे ब्यूरोक्रेसी वहां पर जो है सब कुछ चलाती है। और आम आदमी पार्टी को तो वहां पूरी तरीके से एक जो है वो छोड़ दिया गया है कि उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट किसी भी स्तर के ऊपर नहीं हो। नहीं तो हम लोगों ने देखा ये है कि जहां जहां पर विपक्ष की सरकारें होती हैं, वहां वो लोग तगड़ा मुकाबला कर पाते हैं। जैसे ममता बनर्जी की सरकार थी, तो वहां पर गड़बड़ी करना बहुत मुश्किल होता है। हम लोगों ने इस बार झारखंड का रिजल्ट देखा, चुनाव एक साथ हुए, लेकिन हमने देखा कि झारखंड के अंदर मैनिपुलेशन उस स्तर के ऊपर नहीं हो पाया जिस स्तर के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर हो गया। ये बात हमने इसलिए देखी कि वहां पर विपक्ष की सरकार है, उसका मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर है तो विपक्ष की सरकार, लेकिन उसका बहुत ज्यादा मतलब इसलिए नहीं है कि पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। उसने एक म्युनिसिपैलिटी स्तर का छोड़ करके दिल्ली को किया है। तो हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि वास्तव में अगर उन्होंने काम किया है, अगर जो है भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, तो फिर वो जो है मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल वो क्यों कर रहे हैं? अभी से क्यों इतनी घटिया बातें जो है वो मतलब गाल भी ले आए और बाप भी ले आए। मतलब जिस तरीके से पहले आपने देखा था कि मंगलसूत्र ले आए थे, मुजरा ले आए थे, पहले उसके पहले देखा था शमशान ले आए थे, कब्रिस्तान ले आए थे, तो इतने घटिया स्तर के ऊपर उतरने की क्या जरूरत है? म्युनिसिपैलिटी है तो प्रधानमंत्री की उसमें क्या जरूरत है? म्युनिसिपैलिटी को छोड़ देना चाहिए। आपके जो जो वर्कर हैं, आपके जो नेता हैं, बंबई आपके जो दिल्ली के नेता हैं, उनके ऊपर आप छोड़ दीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसे अपना पूरा प्रेस्टिज का सवाल उसने अपना बनाया हुआ है और वो किसी भी कीमत पर, जिसे कहते हैं येन केन प्रकारेण, कोई भी तिकड़म करके वो इसे जीतना चाहते हैं। हम लोगों ने जो कुछ आज बातें सामने आई हैं बुशरा जी, वो तो आंख जी। खोलने वाली हैं। आपने ये देखा कि जैसे वो बिहार के अंदर वो क्या कर रहे थे, बिहार के अंदर कौन से एक सिंह साहब जो पूरे सांसद थे भाजपा, मतलब जो है भाजपा के सांसद,
है ना, उनके माध्यम से 4,000 एम्प्लॉय जो है प्रशांत किशोर के लिए लगे हुए थे, आंदोलन चल रहा था, पूरा फर्जीवाड़ा जो है उसके माध्यम से हो रहा था। तो क्या क्या करने की तैयारी केवल और केवल सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये मुझे लगता है कि पूरे देश के सामने और ज्यादा खुल करके आ जाएगा। लेकिन मैं ये भी कहना जी। चाहता हूं कि अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, अभी तक जो है 67 सीटों का जैसे रिकॉर्ड था, 60 सीटों का जो रिकॉर्ड था, और जो एक लंबी मार्जिन का डिफरेंस था, मैं तो केवल इतना ही कहूंगा, मुझे पूरी हर चीज की जो आशंका है उसका एक ही जवाब है कि मार्जिन इतना लंबा होना चाहिए कि दो चार मशीनें, दो चार बैटरियां, दो चार फॉर्म सी के गड़बड़ें वो उसको जो है चेंज ना कर पाए। अब इसके अंदर एक और बात मैं कह के अभी बात समाप्त करूंगा कि जी। देखिए, एक एक्सपर्टाइज बहुत बड़ी डेवलप की है भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र के अंदर, वो है मल्टी कॉर्नर्ड चुनाव लड़ने की। वो मतलब पांच हम्म। पांच कैंडिडेट के साथ चुनाव लड़ते हैं। अभी तक ऐसा होता रहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट और एक कोई विपक्ष का नंबर 2 का कैंडिडेट या नंबर 1 का कैंडिडेट, जो भी माना जाए आपको, मतलब उनसे मुकाबले वाला कैंडिडेट, उससे लड़ते थे। अब ये क्या करते हैं कि अब जो है अलग अलग पार्टियों के माध्यम से ये अपने लोगों को लड़ाते हैं, जाति का समीकरण, तमाम किस्म के समीकरण बैठा करके। तो वो मल्टी कॉर्नर्ड जो फाइट होती है उसके लिए भी ऑपोजिशन को अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि उसका मैनेजमेंट जो है वो हरियाणा के अंदर भी उन्होंने किया था, जिसके अंदर कुछ इन लोगों को मिल गए थे जो इनकी तरफ से बैटिंग करते हैं, जो इनके पैसा लेके, अडानी अंबानी का पैसा लेके, हजारों करोड़ रुपया लेके वो चुनाव लड़ते हैं। मैं अभी हाल जो है मैं पुणे में था, बाबा अढाव जिन्होंने चुनाव को लेकर के एक 3 दिन का अनशन किया, उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर शिवम, अगर 100-200 करोड़ रुपया एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर खर्च हो रहा है तो बाकी सब बातों का क्या मतलब है, मतलब जितनी गड़बड़ियों जी। की बात कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, क्योंकि एक आम जो कैंडिडेट है वो तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता, आम आदमी से तो बहुत दूर हो गया चुनाव। तो मेरा कहना यह भी है इसके अंदर कि जो सोर्स है, फंडिंग का जो सोर्स है, उसके ऊपर भी इस बार नकेल कसने की कोशिश, उसके ऊपर भी विजिलेंट रहने की कोशिश इंडिया गठबंधन को करनी चाहिए, और यह भी सुनिश्चित करने का काम करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से लड़ेगी तो उससे आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान होगा, और क्या कांग्रेस पार्टी अगर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो वो अपनी क्या स्ट्रेटेजी बनाने का काम करेगी, कुल मिला के ऑपोजिशन के वोट डिवाइड ना हो, ये सुनिश्चित करने का काम ऑपोजिशन को खुद ही करना है। इसके अंदर कोई आकर के मदद करने वाला नहीं है। जी। जी। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। ओमकारेश्वर जी, आप कैसे देख रहे हैं चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस सब के बीच, जब लोगों के मन में शंका, पॉलिटिकल पार्टीज के मन में शंका, सिविल सोसाइटी के मन में शंका, वो तमाम एक्टिविस्ट जिन्होंने अपनी अलग-अलग पिटीशंस दाखिल की हैं, उनके मन में शंका, और पॉलिटिकल पार्टीज देखिए, दिल्ली की सबसे मेन जो पार्टी है, जो भी सत्ता में है, आम आदमी पार्टी, वो प्रूफ के साथ आती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी का पूरा डेलीगेशन जाता है, चुनाव आयोग से मिलता है, लेकिन उनके हाथ खाली ही लौटते हैं। अभी भी जो जवाब दिए जा रहे हैं वो जवाब है जो एफएक्यूज में मौजूद हैं। कुछ ऐसी बात नहीं कही गई जिससे ये लगे कि हाँ, चुनाव आयोग ने इन तमाम चीजों को बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि लोकतंत्र की पहली शर्त ही ट्रांसपेरेंसी होती है, और उसमें जो सबसे बड़ी प्रक्रिया है वो है चुनाव की, जिसमें आप अपनी गवर्नमेंट जो है वो चूज कर रहे हैं। अगर उस पर ही शंका है तो फिर पूरे प्रोसेस पर ही शंका है। लगभग वही बातें जो हैं वो सच्चाई है। आप देख लीजिए कि अभी हाल में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री आतिशी को रोना पड़ा, उनके आंख से आंसू निकल आए, क्योंकि अपोजिशन बीजेपी के कैंडिडेट ने उनके ऊपर बहुत ही पर्सनल हमले किए, एक तरह से गाली गलौज किया, उनके पिता का नाम लेकर के और ये वो। आपने और भी देखा होगा, अभी तुरंत भाषा का इस्तेमाल शुरू हो गया। जब प्रधानमंत्री के स्तर पर आपदा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, कमाल की बात है। उनको मणिपुर में आपदा नहीं दिखती है, क्योंकि उनकी अपनी सरकार है। मणिपुर जो वास्तव में एक मानवीय आपदा से गुजर रहा है, और जो आपदा भाजपा ने ही वहां लाया है, उसके बारे में वो कतई बात नहीं करते। देश में जो बेरोजगारी, महंगाई और बाकी सब चीजों की जो ये जो बटोगे और कटोगे की वजह से जो आपदा है, वो उन्हें नहीं दिखाई देता है। लेकिन बीजेपी का, उनके प्रवक्ता भी सीएजी की वो रिपोर्ट लेके बैठ जाएंगे, जो अपने मंत्रालयों के बारे में जो सीएजी की रिपोर्ट है उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो चुनाव आयोग से अपेक्षा रखना, मुझे लगता है कि अब लोगों ने छोड़ दिया है।
अगर चुनाव आयोग से अपेक्षा होती तो ये सारे सवाल या अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल उठाए कि किस तरह से वोटर्स लिस्ट में से नाम काटे जा रहे हैं, उस पे कोई कारगर जवाब आता, कोई बात कही जाती। विश्वास बहाली का प्रयास करते हुए भी वो नहीं दिखाई देते। वो तो निश्चिंत हैं कि भाई ठीक है, उनको तो चुना ही है प्रधानमंत्री जी ने, तो वो बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा तीनों चुनाव में दिखाई दिया। हाल के हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, पिछले चुनाव में कौन कौन सी पार्लियामेंट्री इलेक्शन याद कर लीजिए, कौन कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया। चुनाव आयोग के पहले ही उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में पहले पन्ने पे लिखा है कि इस तरह की भाषा क्या किया है आपने। तो उनसे अपेक्षा रखना जो है वो व्यर्थ है, बेकार है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो तैयारियां जो है वो जबरदस्त करनी पड़ेंगी। आज ये तीन कोणीय मुकाबला दिल्ली में जो दिख रहा है कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, आम आदमी और पार्टी और कांग्रेस को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था दिल्ली में, लेकिन इसकी गलती तो आम आदमी पार्टी ने ही हरियाणा में की। आखिरी वक्त पे अरविंद केजरीवाल जेल से छूटते हैं और छूटते ही वो सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट अनाउंस करते हैं। 1.5 से 2% या 2.25% सीटें वो वोट पर ले आते हैं और उसी 2, 2.25, 2.5%, 3% वोट से जो है कांग्रेस हार जाती है अनेक सीटों पर। तो हरवाने का काम तो उन्होंने किया है। कांग्रेस अगर यहां लड़ेगी तो अपना पुराना वोट बैंक हासिल करने की कोशिश करेगी, अपना पुराना जनाधार हासिल करने की कोशिश करेगी, जो 2008 से उसका खत्म हुआ पड़ा है। 2008 में कहां उसके 40% वोट शेयर थे, वो 2020 आते आते उसके मात्र 4.3% वोट शेयर रह गए। तो कांग्रेस के लिए ये चैलेंज है कि उस पुराने वोट बैंक को हासिल करे। आम आदमी पार्टी 2013 में पहले चुनाव में उतरी और उसके बाद से लगातार उसका ग्राफ बढ़ता गया है। पिछले ही चुनाव में सिर्फ 1% का वोट फर्क पड़ा और मात्र उसको 8 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा, वरना वो 70 के में से 67 सीट तक जीत चुकी है। इतना हाईएस्ट नंबर मेरे ख्याल से किसी पार्टी ने कभी नहीं जीता। वो उस लेवल पे है। लेकिन ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या करिश्मा किया, ऐसी ऐसी कौन सी बात करी, कौन सा काम किया जिसकी वजह से दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता ने उसको इतना मैसिव वोट दिया। अरविंद केजरीवाल ने, भले ही उनको बीजेपी का बी टीम भी कई बार कहा जाता है और वो करते हुए नजर भी आते हैं, बट एटलीस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कुछ काम किए हैं जो विजिबल हैं, सामने नजर आते हैं कि चलो भैया मोहल्ला क्लिनिक खड़ा किया, चलो भाई स्कूलों की हालत सुधार दी, चलो कुछ तो किया। और उसको जिस तरह से खत्म करने की कोशिश की गई, ईडी और सीबीआई आम आदमी पार्टी के किस नेता पे नहीं लगी? कुछ ही बच गए होंगे, 2, 3, 4। कितने नेताओं को जेल भेजा गया? ये अनप्रेसिडेंटेड है, इतने बुरे तरीके से। भाई आपने हेमंत सोरेन को भी जेल भेजा था, क्या हुआ? कोर्ट ने उसको, अगर कोर्ट ने छोड़ दिया और अगर कोर्ट ये कहता है कि पीएमएलए कानून की धाराओं का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये पॉलिटिकल तरीके से उनको ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके क्रश करने की, दबाने की कोशिश हो रही है। हम किसी की आइडियोलॉजी पे भरोसा करें या ना करें, सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी होगी, लेकिन डेमोक्रेसी में सबको इक्वल ग्राउंड तो देना होगा। ये जो चुनाव आयोग कहता है कि हम सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, कहां लेवल प्लेइंग फील्ड है भाई साहब? अभी प्रवेश वर्मा पे 2 2 बार आरोप लग गए कि वो नोट बांट रहे हैं, आपको तो दिखाई नहीं देता। वहां मुंबई में भी होटल में नोट बांटते हुए लोग पकड़े गए, लेकिन वो सब चीजें रफा दफा हो जाती हैं कि साहब सीसीटीवी नहीं है और वो पैसा कुछ और था और कुछ नहीं था और कुछ मिला नहीं। ये किसको नहीं पता है कि जब आपको क्लीन चिट देना होगा तो आपकी सारी चीजों को वाइट किया जा सकता है, और आपको फंसाना होगा तो एक कट्टा रख के और मामूली 100 200 ग्राम आपके कोई ड्रग्स रख के आपको फंसाया जा सकता है। आपको याद होगा कि वो एक फिल्म स्टार के लड़के को किस तरह से फंसाया गया था मुंबई में। तो ये जो जी। तमाशा चल रहा है ना, वो बड़ा गलत है डेमोक्रेसी के लिए। और हमें लगता है सुनीलम जी ने ठीक कहा कि अपोजिशन को मिलजुल के लड़ना चाहिए, क्योंकि उनको डेमोक्रेसी के लिए लड़ना है, उनको सरकार बचाने के लिए सिर्फ नहीं लड़ना है। सिर्फ सत्ता पाना एक वो नहीं है, डेमोक्रेसी को बचाना है तो मिलजुल के कैसे लड़ाई लड़े। और फिर वही सवाल होगा कि क्या यहां भी हरियाणा नहीं दोहराया जाएगा, क्या यहां भी महाराष्ट्र नहीं दोहराया जाएगा? अगर अगर सब कुछ सारा सिस्टम उन्हीं के हाथ में है
तो आप उस सिस्टम से कैसे पार पालेंगे? तो ये देखने वाली बात है। इस चुनाव में चुनौती है, इस बार आम आदमी पार्टी के लिए भी चुनौती है। एक चुनौती का कारण और भी है कि जो थिन जी मार्जिन वाले जो सीट हैं, वो बड़े कांटे के साबित होंगे कि किसका वोट कौन काट ले गया और किसकी वजह से किसको नुकसान हो गया। कम से कम 34 सीटें ऐसी हैं जो 20,000 से कम वोटों के अंतर से जीती गई हैं। उसमें से 5 सीटें 5,000 वोटों से कम सीटों से जीती गई हैं। 15 सीटें करीब ऐसी होंगी जो 10,000 से कम वोटों के अंतर से जीत और हार हुई है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखते हैं तो 34 सीटें ऐसी हैं जो 20,000 के आसपास सीटों पर, और भी ऊपर जाएंगे तो 30,000 से नीचे 14 और सीटें आएंगी। तो ये जो 20,000 से के अंतर से जीत हार जहां भी हुई है, वो वहां पर नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस भी वोट काटेगी, या तो जीतेगी या हरवाएगी। उसका नुकसान बीजेपी को होता है या आम आदमी पार्टी को होता है, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। इसी तरह से छोटी जी छोटी पार्टियां भी, इन्होंने सुनील जी ने बड़ी बारीक बात कही, इस बात को लोग कम ध्यान दे रहे हैं। वो तरह तरह से आपको हरवाने का प्रयास करते हैं, चाहे वोटर लिस्ट में नाम काट के, चाहे छोटे छोटे वो खड़े करके, डमी कैंडिडेट्स खड़े करके, या डमी पार्टियां खड़ी करके जिनका अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो 2,000 4,000 वोट ले आए, उन्हीं 2,000 4,000 में खेल हो जाता है। बिहार में जन सुराज को किस लिए तैयार किया जा रहा है? आज की तारीख में कोई फोर्स तो नहीं है वो, लेकिन वो ये तय है। पिछले अभी बाई इलेक्शन को देख लीजिए, 4 सीटों के जो नतीजे आए हैं, 4 के 4 एनडीए के खाते में गए। क्यों? क्योंकि वहां जन सुराज भी लड़ रहा था, और उसने जन सुराज ने जितने जितने वोट हासिल किए, उसका फायदा उसको मिल गया। तो ये जो चल रहा है, और उसमें अरविंद केजरीवाल पर जो हमले हो रहे हैं, आप कह रहे हैं उन्होंने शीश महल बनाया। आप पता करिए कि प्रधानमंत्री की एक एक मीटिंग्स में कितने खर्च हो जाते हैं। एक एक मीटिंग की मैं बात कर रहा हूं, एक एक मीटिंग का वो ब्यौरा दे दें कि कितना खर्च हो जाता है। आप एक व्यक्ति के शीश महल की बात करते हैं। बीजेपी के जो तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के हेडक्वार्टर्स कितने में बने हुए हैं, ये बताए ना, कि हेडक्वार्टर बनाने में कितना खर्चा हुआ है। राज्यों में जो हेडक्वार्टर बना हुआ है, पैलेशियल हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं, उन पे कितना खर्चा हुआ है, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? ऐसा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर्स नहीं है, आप उसको जी शीश महल नहीं कहेंगे। और एक मुख्यमंत्री ने अगर एक घर बना लिया तो उसको आप शीश, भाई मुख्यमंत्री का घर कोई पर्सनल घर तो है नहीं, दूसरा जो मुख्यमंत्री आएगा वो रहेगा उसमें। कल को बीजेपी आएगी तो वही उसी उसी घर में रहेगी। तो ये अनाप शनाप की बातें। और आप ये भी देखिए कि फेस क्या है, बीजेपी के जी पास कोई चेहरा नहीं है दिल्ली के चुनाव के लिए। स्वयं प्रधानमंत्री जी को उतरना पड़ता है रेस्क्यू के लिए। बीजेपी का कोई ऐसा लीडर भी नहीं है, नेशनल लीडर, कि उनकी जगह जाके वो चेहरा संभाले। स्वयं प्रधानमंत्री जी को 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के छोटे छोटे सेक्शन वाले जो मेट्रो स्टेशन या ये जो रेलवे के वो ट्रैक्स हैं, उसका उद्घाटन करने के लिए आता है। प्रधानमंत्री का स्तर होना चाहिए कि कोई राष्ट्रीय स्तर का जो कोई ट्रैक हो, कोई राष्ट्रीय स्तर की चीज आप दे रहे हो, उसको आप उद्घाटन करने के लिए आए। अब आप छोटे छोटे ट्रैक्स का उद्घाटन करने लग जाएं, क्या ये देश समझ नहीं रहा है? देश के लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। बुलेट ट्रेन की जिस परियोजना की वो बात करते हैं कि बहुत जल्दी आएगा, आप देख लीजिएगा, एक ट्रैक का उद्घाटन किया जाएगा। असली बुलेट ट्रेन का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कम से कम 3 साल डिले चल रहा है। 28 से पहले उसके आने की संभावना नहीं है, जो अंदर के लोग बताते हैं। लेकिन यस, उनके लिए एक छोटा सेक्शन तैयार कर दिया जाएगा कि यहां से यहां 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर में आप उद्घाटन हो जाएगा, और कह देंगे कि साहब देखिए बुलेट ट्रेन हमने उद्घाटन कर दिया। ये आई वॉश, आप घर देने की बात कर रहे हैं, आप बांग्लादेशियों का मसला उठा रहे हैं। बड़ी हंसी आती है मुझे कि 16 साल से सत्ता में है, 4-4 करोड़ बांग्लादेशी के होने की बात कर रहे थे। पूरे देश में आपकी सरकार है। जिन राज्यों से बांग्लादेशी घुस के आते हैं वहां आपकी, असम में सरकार है, मणिपुर में जहां से रोहिंग्या आते हैं वहां सरकार है आपकी। कितने लोग वहां बाहर किए गए? एनआरसी में जिन 19 लाख लोगों को डिटेक्ट किया गया था, उनमें से कितने लोगों को आपने बाहर कर दिया? आप 19 लाख लोगों को बाहर करिए जो भी डिटेक्ट हुए हैं, फिर बताइए देश को कि हमने कर दिया। आप नहीं कर सकते और नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये जो सिंबॉलिक लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई दिल्ली में 8 पकड़े,
हरियाणा, जब झारखंड में चुनाव होगा तो वहां बांग्लादेशी मुद्दा बनेगा और पकड़े जाएंगे कितने? 2। इससे पहले कहां थे आप? सरकार आपकी है, इंटेलिजेंस एजेंसी आपकी है, बीएसएफ आपकी है, इससे पहले कहां थे आप? 2 नहीं, 20 लाख पकड़िए ना। अगर 2 जी और 4 तो इतने तो अपराधी, उससे ज्यादा अपराधी पकड़े जाते हैं जो छुटभैया अपराधी हैं। तो ये जो सिंबॉलिक लड़ाई लड़के और हिंदुओं को बरगलाया जाता है, हिंदू समाज को, कि देखो साहब बांग्लादेशियों से पूरे देश में वो है और यही बचा रहे हैं, तो 16 साल में 4 करोड़ में से 40,000 ही निकाल देते, 4 लाख निकाल जी देते, कहां निकाल पा रहे हैं आप? तो ये जो है ना, आई वॉश है। इस तरह की चीजें लोग धीरे धीरे अब गूगल पे सर्च करने लगे हैं, समझने लगे हैं कि वास्तविकता क्या है इन तथ्यों की, जिनके माध्यम से हमें भरमाया जाता है, बहलाया जाता है। और ये मुद्दा है नहीं उनके पास, तो क्या कहो, आपदा कह लो। मणिपुर में कभी मत कहिएगा कि आपदा आई है, वहां तो आनंद जी राज्य चल रहा है, राम राज्य है मणिपुर में, और यहाँ आपदा राज्य है जिसने कई चीजें फ्री कर दी। लोगों को पसंद नहीं है, पॉलिटिकली ये ठीक नहीं है कि सब कुछ फ्री किया जाए, पर आप क्या फ्री नहीं दे रहे हैं? आप इस देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, वो आपको क्यों देना पड़ रहा है? इस देश बिल्कुल में 80 करोड़ लोग जाहिर सी गरीबी बात रेखा है के कि नीचे कब थे? ये कब आ गए जी गरीबी रेखा के नीचे? जी, जी आप बोलिए मैं भूषण। आपके पास लौट रही हूँ करेश्वर जी। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत वाजिब आपने सवाल यहाँ पर उठाए हैं और बीजेपी की जो पूरी सियासत है उसको एक तरह से खोलकर आपने यहाँ पर रख दिया है। संदीप जी क्योंकि सफर में है, राहुल लाल जी आपके पास मैं आ रही हूँ। संदीप जी आपसे मेरा सवाल, दिल्ली की चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन उन तमाम संशयों के बीच हुआ है जिसको लेकर हरियाणा के रिजल्ट के बाद, महाराष्ट्र के रिजल्ट के बाद वो और ज्यादा बढ़ गए और अब दिल्ली का चुनाव होने जा रहा है और फिर इसी साल के अंत में बिहार का भी चुनाव है। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि चुनाव आयोग जो कुछ कह रहा है उस पर कितना यकीन किया जाए, क्योंकि जो भी सवाल चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोगों, पॉलिटिकल पार्टीज उठा रही हो, उस सबको लेकर तो ये कहा जा रहा है, एक तरह का मजाक उड़ाया जा रहा है और सीरियसली जो जवाब देना चाहिए जिससे एक सेटिस्फेक्शन होता, वो सब तो नजर नहीं आता। लगभग एक ही तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लगातार देखते आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में चुनाव कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? कि चुनाव आयोग पर चर्चा करना समय की बर्बादी है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट भी कर दिया है, उसने कई सारे परिवर्तन किए हैं रिसेंटली अपने जो चुनाव आयोग का की कार्य प्रणाली है उसमें अब बहुत सारा स्कोप बचा नहीं है विपक्षी पार्टियों के। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि चुनाव आयोग तो एकदम निष्पक्ष नहीं है और ऊपर से जो उसको कहा जाएगा वो करेगा। तो इससे ये भी पता चलता है कि इलेक्शन अब भारत में साफ नहीं रह गया है। किसी को अगर डाउट है तो वो भ्रम में है, पहली बात। और दूसरी बात, ये चुनाव निश्चित रूप तौर पे आम आदमी पार्टी के लिए डिफिकल्ट होने जा रहा है, हालांकि वो साफ साफ जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका जो बिजली और पानी का काम है, सब्सिडी का काम है, उनका जो जनता से कनेक्ट है, वो इतना एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुई है कि वो हार जाएंगे चुनाव। उनका 2020 में जो वोट परसेंटेज था वो 53.7 था और उससे पहले 2015 में जो उनका वोट परसेंट था थोड़ा सा ही गिरा था। बीजेपी का भी थोड़ा सा गेन हुआ था, उनको 3 सीटों की जगह पे 8 सीटें मिली थी और बीजेपी को 38.5% वोट मिले थे। अब जो दूसरा मसला है कि कांग्रेस का वोट परसेंट 2020 में और गिरा था, 4.3 हुआ था। कांग्रेस को गेन होगा। तो हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं डॉक्टर सुनीलम, उन्होंने सही कहा कि विपक्ष की कोई अगर नीति स्पष्ट नहीं है और ये जो गैप है इसी का फायदा उठा के बीजेपी तमाम तरह की चीजें कर लेगी और उसको जस्टिफाई भी कर लेगी। इसको मुझे लगता है कि इस चुनाव में मुझे लगता है कि चुनाव को लड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण इस चुनाव के परिणाम को कैसे बचाया जाए, कैसे इसको निष्पक्ष ढंग से कराया जाए, ये महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है दिल्ली के लिए। क्योंकि ये आसान नहीं है। महाराष्ट्र देखने के बाद, हरियाणा होने के बाद, महाराष्ट्र होने के बाद झारखंड में ये लोग नहीं कर पाए क्योंकि वहां सरकार थी। हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर सुनीलम ने कहा एकदम साफ बात थी और ये दिल्ली में जरूर करेंगे और कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा जो आम आदमी पार्टी को ही डैमेज करेगा और बीजेपी 38.5 पे थी, आम आदमी पार्टी थोड़े नीचे आती है और ये कुछ अपना जो जिस तरह से चल रहा है, तो ये बहुत ही मतलब लोकतंत्र के लिए एक मुश्किल मामला होगा। और मुझे नहीं लगता, जिस तरह से प्रधानमंत्री भी चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं,
जिस तरह से वो मेट्रो में घूम रहा है। सही कहा कि वो जो योजना है, वो जो रैपिड रेल है, वो सराय काले खां से मेरठ तक है, लेकिन उसको उन्होंने साहिबाबाद से और बीच तक उसका उद्घाटन किया है। ये भारत में नई प्रथा चली है कि सराय काले खां का वो जो काम है, अगर आप सराय काले खां जाइए तो वो 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ। इसको कौन बताएगा? क्योंकि मीडिया उनके साथ है। मीडिया साफ साफ झूठ को सच कहती है और सच को झूठ कहती है। तो इस देश के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर दिल्ली के लोग थोड़े से भी बरगला लिए गए तो दिल्ली के लोगों का बड़ा नुकसान होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं जो उसकी एक्साइज पॉलिसी थी उसमें रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो लेसर एविल है। अभी फिलहाल भारत की जनता के लिए और डेमोक्रेसी के लिए वो, अगर हम उसको दूसरे शब्दों में कहें तो वो हमारी समस्या नहीं है। समस्या है भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति एक खतरा बन चुकी है, ट्रांसपेरेंसी के लिए खतरा बन चुकी है और सारी चीजों के लिए एक मुश्किल बन चुकी है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। और उसको आप अगर कलेक्टिवली काउंटर नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी। और अगर ये बहुत कॉन्फिडेंस में है अरविंद केजरीवाल, तो इस बार मुझे लगता है कि जिस तरह से संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा, लेकिन ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है उसी में फंस चुके हैं। और अगर ये लोग थोड़ा सा बुद्धिमानी से काम नहीं लेंगे तो ये चुनाव बहुत मुश्किल है आम आदमी पार्टी के लिए। जी, चुनाव मुश्किल है आम आदमी पार्टी के लिए, तो देखने में ही लग रहा है। और जाहिर सी बात है 11 साल से वो हैं और कांग्रेस भी चाहती है सत्ता में वापसी, वो अपना सूखा खत्म करना चाहती है। और 26 साल क्योंकि 15 साल शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, फिर अरविंद केजरीवाल 26 साल से सूखा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जाहिर सी बात है कि उनके टारगेट्स होते हैं कि अब यहाँ सरकार बनानी है, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके उनको सिर्फ सरकार बनानी है। उसके जीते जागते एग्जाम्पल्स हैं अभी हरियाणा और महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में जो कुछ किया गया, जिस तरह से बोगस वोटर्स जो हैं वो बढ़ाए गए, वोटर्स का लिस्ट से हटाए गए, कास्टेड और काउंटेड वोट का जो फर्क था, वोटिंग परसेंटेज का जो फर्क था, वो तमाम सवाल अभी भी जस के तस बने हुए हैं। उनका जवाब फर्रुखाबाद साबित हुआ जी। फर्रुखाबाद मेरठ का वो आया हुआ है, वायर ने न्यूज लॉन्ड्री ने किया है कि कैसे वहां पे वोटर्स जो बड़ी संख्या में नाम काटे गए और उनको प्रभावित किया गया और जबरदस्ती उन कैंडिडेट्स को हराया गया। 3 जगहों का नाम आया है, तीसरा मैं नाम भूल रहा हूं, लेकिन ये पूरा का पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट और मैनिपुलेशन का मामला है। और दिल्ली, चूंकि प्रशासन इनके पास है, तो बचाना इतना आसान नहीं। बिल्कुल, पहले से ही एलजी किस तरह से मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, वो सब हमारे सामने है। काम करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, ये भी हमारे सामने है। और फिर इसी वजह से इस्तीफा भी दिया था केजरीवाल ने और आतिशी को सीएम बनाया था। राहुल लाल जी, आपका कमेंट, आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और सुनी, क्या इसका कंक्लूजन क्या निकलता हुआ आप देख रहे हैं? क्या चुनाव आयोग से उम्मीद करना बेईमानी है? क्योंकि लगातार जिस तरह से उनका रवैया रहा है पक्षपातपूर्ण, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड दें, ये तो हास्यास्पद ही लगता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त था वो रिटायर कर रहे हैं और डंके के चोट पे, ये कोई भी, हम लोग यहाँ पे पैनल में बैठे हुए हैं जो इलेक्शन कमीशन के गतिविधियों को लगातार हम लोगों ने देखा है, हर कोई कह सकता है कि ये चुनाव आयोग का सबसे ज्यादा, अगर डार्क इरा वाला समय कह सकते हैं, अंधकार युग का समय अगर है, तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति नहीं है। और हम लोग यह नहीं कह सकते कि भाई चुनाव आयोग के बारे में उनके ऊपर भरोसा नहीं रख सकते, लेकिन उसके ऊपर बात करने से क्या लाभ होगा। 324 संविधान के अनुच्छेद के अनुसार जो उनको जिम्मेदारी दी गई है, हमारे यहाँ पे, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं भारत अगर, और वहां पर अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं कराती है, इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से चर्चा करनी ही होगी। उनको हम लोग छोड़ नहीं सकते कि नहीं, वो तो एक बेडल बच्चा है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक एक्सटेंडेड ऑफिस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी है। अब चर्चा क्या ही किया जाए, उसके बातों पे हम लोगों को चर्चा करनी पड़ेगी, ये कहकर उनको हम लोग छोड़ नहीं सकते। दूसरा जी, नंबर 1 चीज, आज सोचिए, देखिए, वो तमाम सवालों को अगर हम लोग इनके पूरे कार्यकाल को देखते हैं, आप लोकसभा चुनाव में हम लोग देखिए, ये एक तो पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मुख्य सवालों के मुद्दे पे नहीं आते हैं, शेरो शायरी के मुद्दे पे बने हुए रहते हैं। आज ही इन्होंने जब शुरू किया कि सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। दूसरा जी, ऐसा लगा कि कहीं कुछ बड़ा सा परिवर्तन करने जा रहे हैं क्या राजीव जी, एक एक सवाल के जवाब देंगे क्या? लेकिन स्थितियां क्या निकली, विपक्ष के एक एक सवालों को उन्होंने उठाया तो जरूर, लेकिन जिस तरीके से उसका उत्तर दिया,
अब आप सोचिए, देखिए वो कह रहे हैं कि हम अगर तमाम दस्तावेज जारी करेंगे तो 100 साल लग जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त खुद ही उनके अगर उत्तरों को सुनना, तो वो प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के ऊपर तो सबसे बड़ा सवाल अगर कहीं से खड़ा हुआ बुशरा जी, तो वो आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने ही खड़ा कर दिया। आप देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पे प्रश्न पूछा गया, बार बार प्रश्न पूछा गया, उसके ऊपर वो उत्तर देने से लगातार बचते हुए रहे। और एक सवाल का जवाब, हम लोग देखिए, एक बजट के सामान्य नियम होते हैं कि 100 रुपया आया, 100 रुपया गया। एक खर्च इलेक्शन में भी एक सामान्य चीज है कि वे वोटिंग के दिन वोट कितना प्रतिशत पड़ा, कितने वोट पड़े, और इलेक्शन काउंटिंग के दिन आपने कितने वोटों की गिनती की, वो दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। कोई रॉकेट साइंस वाले प्रश्न नहीं है। इस सवाल का उत्तर भी उन्होंने जिस तरह से टाला और जिस तरह से मजाक उड़ाया उन्होंने, वो एक बड़ी शर्मनाक वाली स्थिति। हमें लग रहा है कि जो विपक्ष के सवाल थे, विपक्ष के सवालों का आज जिस तरह से चुनाव आयुक्त ने उत्तर दिया है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, उसके बाद वो सवाल और भी बुशरा जी काफी बड़े हो गए। हम लोगों को इसका उत्तर नहीं मिला। वो कह रहे हैं रात 12 बजे तक वोट प्रतिशत का उत्तर मिल जाता है। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के भी चुनाव हो रहे थे, द्वितीय चरण के चुनाव हो रहे थे, आंकड़े अपडेट जो है कि 12-12 दिन, 15-15 दिन बाद तो इनके आंकड़े अपडेट हो रहे थे। वो समय क्यों लगा, आज तक हम लोगों को उत्तर नहीं मिला है। 14% उड़ीसा में वोट प्रतिशत कैसे बढ़ गए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, दिल्ली को लेकर कल इन्होंने अंतिम मतदाता सूची जारी की। 6.5 महीना पहले दिल्ली में चुनाव हो चुके थे और 6.5 महीने में बिल्कुल महाराष्ट्र का पैटर्न रिपीट होता हुआ दिख रहा है बुशरा जी। 3,22,922 वोट बढ़ गए 6.5 महीने के भीतर। और अगर हम लोग 2020 के विधानसभा चुनाव से तुलना करें इनकी, तो 7 लाख वोटर की वृद्धि है 5 साल में। 5 साल में 7 लाख वोटर बढ़ रहे हैं, लेकिन 6.5 महीने में 3 लाख से ऊपर के वोटर बढ़े जा रहे हैं। तो ये फिर क्या गणित की स्थिति है। यानी अभी जो ओंकारेश्वर जी जिस तथ्य के ऊपर ध्यान दे रहे थे, मैं उसी के ऊपर आऊंगा कि जो क्लोज मार्जिन वाले सीट हैं, जहां पे कि 20,000 वोटों से कम पे हार जीत वाला मार्जिन वाला जगह है, उन जगहों पर सोचिए कि भारी मात्रा में जो डिलीट कर दिया गया वोटों को और भारी मात्रा में वोटों को जोड़ दिया गया। इसका जो उत्तर वो गंभीरता से कुछ देने का, समझाने का प्रयास कर रहे थे, वो चीजें स्पष्ट हो गई। उनका उत्तर आपने सुना होगा बुशरा जी, जब उनसे यह पूछा गया कि चुनाव आयोग आपको 18 फरवरी के बाद आप रिटायर करेंगे तो क्या जवाब देंगे, वो उत्तर भी मोदी जी से प्रभावित वाला ही उत्तर था। वो कह रहे हैं कि हम तो हिमालय के कंदराओं में चले जाएंगे, ध्यान लगा लेंगे हम, और उसके बाद फिर हम जो है कि कुछ सोशल वर्क की कहानी करेंगे। तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग अभी वर्तमान के समय में कहीं से भी उसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही है। विपक्ष के लिए और लोकतंत्र के लिए यह बड़ा चिंता का विषय है कि जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेंगे। 1 फरवरी को सोचिए कि बजट का निर्धारण है बुशरा जी, 5 फरवरी को आप चुनाव करा रहे हैं। जब यह सवाल भी उनके पास रखा गया तो वो कहते हैं कि हम तो कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखेंगे कि दिल्ली से संबंधित घोषणाएं नहीं की जाए। अब बताइए, अगर बजट में टैक्स में कुछ सरकार छूट देती है, इनकम टैक्स में छूट देती है, तमाम दूसरी घोषणाएं करती है, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला होगा? अभी दिल्ली में जिस प्रकार से चुनाव शुरू भी नहीं हुआ और उसके पहले भी जिस तरह से चाहे प्रियंका गांधी के लिए जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हुआ, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी के लिए जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हुआ, इसके ऊपर वो कोई कार्रवाई करेंगे? वो तो प्रधानमंत्री तक के ऊपर वो आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर सके। हम लोगों ने पहली बार चुनाव आयोग के इतिहास में देखें कि प्रधानमंत्री गड़बड़ी करे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिस भेजे जेपी नड्डा जी को। ये अलग अलग किस्म का जो स्थिति है, हमें लग रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन का सबसे गिरता हुआ स्तर है। हम लोगों ने तो चुनाव उत्सव भी कवर किया है बुशरा जी, जब बिल्कुल सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कोई आदमी एक छोटा सा जो है कि कुछ भी संदेश वो दिल्ली तक भेज देता था तो इलेक्शन कमीशन उस जमाने में बड़ी गंभीरता के साथ कार्रवाई करती थी। आज सोचिए हम लोग हायर टेक्नोलॉजी के जमाने में है, उस वक्त फैक्स किया जाता था बुशरा जी, कि बिल्कुल सुदूरवर्ती क्षेत्र से लोगों में विश्वास होता था कि इलेक्शन कमीशन को आप फैक्स से रिपोर्ट भेज दीजिए, दिल्ली में कार्रवाई हो जाएगी। वो कार्रवाई होते हुए हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कार्रवाई हो जाती थी। अब तो तमाम तरह के कुछ भी कर लीजिए, वो कोई कार्रवाई नहीं करते। इलेक्शन में और इलेक्शन कमीशन को कैसे स्वतंत्र निष्पक्ष बनाया जाए, यह इस देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती की स्थिति है। यह बात सही है जो तमाम वक्ताओं ने कहा कि झारखंड में के चुनाव निष्पक्ष हुए, चूंकि वहां पर डबल इंजन की सरकार नहीं थी, राज्य सरकार थी और उन्होंने उनको प्रभावित नहीं होने दिया। इलेक्शन मशीनरी उनके हाथ में नहीं थी। लेकिन जहां इलेक्शन मशीनरी उनके हाथ में है, दिल्ली में हम लोग केवल एक पंक्ति कहूंगा, आप सोचिए नई दिल्ली में जो वहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई निजी जानकारी मांगी जा रही है। आम आदमी पार्टी के ऊपर नई दिल्ली विधानसभा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जान का खतरा है। बताइए ये कैसे कैसे दिन वाली स्थिति है। तो हमें लग रहा है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग वे बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और उसी के साथ हम लोगों को एक तरह से पूरे चुनाव का विश्लेषण करना पड़ेगा।
ये चुनावी विश्लेषण का सबसे दुखद स्थिति है बुशरा जी। बिल्कुल। और जब हम ग्राउंड पे जाते हैं और लोगों से बात करते हैं, तो लोग साफ तौर पर ये कहते हुए नज़र आते हैं कि वोट किसी को भी दो, जाता भारतीय जनता पार्टी को है। और जब-जब इस तरह की प्रक्रियाएँ हमने देखी हैं, उसमें देखा है कि कभी ऐसा होता नहीं देखा कि आप बटन किसी को दबाएँ और क्या समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस को या किसी और को चला जाए और वो दबा रहा था बीजेपी के लिए। लेकिन ये ज़रूर होता देखा है कि वो किसी और पार्टी को वोट कर रहा है, लेकिन जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को। ये भी हमने देखा है अलग-अलग समय पे कि किस तरह से ईवीएम्स को पकड़ा गया है, गाड़ियों से पकड़ा गया है, ट्रकों से पकड़ा गया है और लगातार ईवीएम को चुनावी प्रक्रिया जो है पूरी की पूरी, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल यही खड़े होते हैं कि जहां महाराष्ट्र की बात कर लें, जहां पर तमाम एक्सपर्ट्स, जो पत्रकार, जो ज़मीनी पत्रकार हैं, जिन्होंने वहां जाकर हकीकत को, ज़मीनी हकीकत को जाना पहचाना, वो सब ये कहते हुए नज़र आए कि कांटे की टक्कर है। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सुनामी थी वहां तो भारतीय जनता पार्टी की, ज़मीन आसमान सब जगह ये लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें आने जा रही हैं और और एनडीए की सरकार वहां पर बनने जा रही है, महायुति की सरकार बनने जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं था। तो इसीलिए और हरियाणा जो कि पूरा खुद मैंने कवर किया, वहां पर जो नतीजे आए वो तो इतने चौंकाने वाले थे जो यकीन से बिल्कुल परे थे। और हमेशा ये तमाम चीजें क्यों बीजेपी के ही फेवर में जा रही हैं, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। सुनीलम जी, वक्त की कमी है, संक्षेप में एक कमेंट सबसे लास्ट में मैं चाहूंगी आपसे। मेरा सवाल जी। कि ऐसे में क्या चुनावी रणनीति होनी चाहिए फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी, क्योंकि अगर साम दाम दंड भेद करके बीजेपी चुनाव जीत ले, जहां पर लगे ना कि उसका कोई लग भी रहा हो कि वो आ भी सकती है सत्ता में और वो एक तरह सुनामी की तरह से वापस आए, तो फिर तो दिल्ली में भी कुछ भी हो सकता है, बिहार में भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। असल में मैं जहाँ गाँव में हुआ तो अलग ही स्थिति में घूम रहा मतलब देख रहा हूँ यहाँ पर किसानों से इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर आकर के कि भाई आपके ऊपर वसूली निकली है, ये मैं अपनी आंखों से मैंने देखा, मेरे सामने ही आ गया इंस्पेक्टर किसानों से वसूली करने के लिए। और बहुत ही अलग ही स्थिति, मैंने आपको बताया था कि लाडली बहना आधी 50% लोगों को भी नहीं मिल रहा, किसान सम्मान पेंशन 50% लोगों को नहीं मिल रहा और यहाँ तो 30,000 ऐसे लोग हैं। छिंदवाड़ा में मैं आ गया हूँ कि वहां पर उनका पुनर्वास ही आज तक नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि जो कुछ उन्हें मिलना था आदर्श पुनर्वास नीति में कुछ नहीं मिला। मैं अब अपने जो सुझाव के तौर पे कहना चाहता हूँ, पहला सुझाव मेरा जी। ये है कि अभी भी वक्त बाकी है, नॉमिनेशन होगा, उसके पहले पार्टीज अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से या जो भी वो फॉर्मूला तय करें, वो जरूरी है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़े। नंबर 1, अगर वो मिलकर के चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कम से कम ये तय कर लें कि वो एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाएंगे, वो केवल और केवल मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ में करेंगे। ये 2 नंबर का सुझाव है। तीसरे नंबर की अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि जनता जो है ये कम्युनल फोर्सेस को, कॉर्पोरेट फोर्सेस को हराने के लिए वोट करने का काम करे। चौथी बात मेरा ये है देश भर के सिविल सोसाइटी के जी। लोगों से कि सबसे ज्यादा जो शुरुआत हुई थी, देखिए कर्नाटक के अंदर डेलू कर्नाटका वाले लोगों ने जिस तरीके का वातावरण बनाया था उसका नतीजा निकला था, वहां पर कांग्रेस जो है वो वहां पर जीत करके आई थी, भाजपा को वहां पर रोक दिया गया था। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि इसी तरीके से झारखंड के अंदर हुआ, हम लोगों ने हिमाचल के अंदर भी देखा, तमाम सारी जगह पर सिविल सोसाइटी का एक इंटरवेंशन हुआ, वहां पर कुछ पॉजिटिव नतीजे निकले। मुझे ऐसा लगता है कि अब सिविल सोसाइटी के लोगों को भी 1 महीने पूरा दिल्ली के अंदर लगाना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी आशंकाओं के ऊपर हम लोग सवाल उठा रहे हैं पिछले लगातार कुछ चुनावों से, वो उन्हें नहीं होने दें। कैसे नहीं होने दें, जी। उसकी जो है स्ट्रेटेजी बनाने का काम करना पड़ेगा ताकि उन गड़बड़ियों को करने से रोका जा सके। और मैं ये जरूर पूछना चाहता हूं ये सवाल कि भाई आप 4.5% वोट के ऊपर हो, एक समय में 40% वोट के ऊपर थे, कांग्रेस पार्टी का जो है इस देश के अंदर राज था, ये वाली बात एकदम साफ है, वो इतिहास है,
वो सत्य है। लेकिन आपको कैसे क्या लगता है कि आप 4.5 से आप इतना आप मार्जिन पा पाओगे कि आप अपनी सरकार बना लोगे? और अगर सरकार नहीं बनानी है तो कम से कम आप इतना ही कह दो कि भाई आम आदमी पार्टी के खाते में जो कुछ कम रह जाएगा और हमें जितनी सीटें आएंगी हम लोग मिलकर के बाद में सरकार बनाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं पर आपको मतदाताओं को तो एश्योर करने का काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके मैं दोनों पार्टियों के नेताओं से कहूंगा कि आप देश का बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं, क्योंकि भोपाल की म्युनिसिपैलिटी कोई भी जीत जाएगा, लेकर ये दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी, लेकिन पूरे देश में लगातार चुनाव होते रहेंगे। जो फिजा इंडिया गठबंधन की बनी, जो ताकत एक बनी समूचे विपक्ष की, उसको पूरी तरीके से भंग करने का जिम्मेदार फिर ये दोनों पार्टियों को पूरा देश मानेगा, क्योंकि एक मौका था जो आपने खो दिया। और अगर मिलके करते हैं तो मुझे लगता है 100% नतीजा निकालेंगे। जीतने से कोई भी रोक नहीं सकता। भाजपा को का हारना 100% तय है दिल्ली के अंदर। जी जी, ओमकारेश्वर जी, लास्ट कमेंट आपका 30 सेकंड। क्या लग रहा है आपको, क्या हरियाणा वाला फॉर्मूला 5 कोणीय 6 कोणीय मुकाबला, जातीय गोलबंदी, ये सब कुछ करके और फिर चुनाव आयोग सोने पे सुहागा, बीजेपी को ये लगता है कि चाहे जनता उनके अगेंस्ट हो, जनादेश उनके अगेंस्ट हो, लेकिन अगर उनको सरकार बनानी तो बना ही लेंगे? आवाज खोले ओमकारेश्वर जी की। हाँ, मैं उस बात का जवाब जी। देना चाहता हूँ जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि इतना डाटा देने में हमको 100 साल लग जाएंगे। भाई साहब, हमारे यहाँ 10,000 फाइलें हैं, तो कोई हमसे 10,000 की 10,000 थोड़ी मांगता है। उसमें से कहता है भैया 2 फाइलें वो दे दीजिए, 4 फाइलें वो दे दीजिए। ये बात और है कि उन्होंने ये बात कह के अपने भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया कैंपेन की पोल खोल दी है। अमेरिका में और चीन में पर मिनट जो डाटा ट्रांसफर करने की स्पीड है वो 75 जीबी है। उनका जो फास्टेस्ट कंप्यूटर है चाइना का, अमेरिका का, वो 75 जीबी ट्रांसफर करता है। जानते हैं आप हमारे यहाँ कितना करता है? हमारे यहाँ फास्टेस्ट कंप्यूटर जो है, जो इंटरनेट स्पीड है, उसमें मात्र 7.5 जीबी कर सकता है। लेकिन ये बहाना नहीं है। बहाना ये है कि आपसे पूरे देश का एक ही जगह से थोड़ी मांगा जा रहा है एक बार में। आपको जिस जगह का, जिस कंस्टिट्यूएंसी का, जिस एरिया का मांगा जा रहा है, उसको आपको कितना भी स्लो स्पीड कंप्यूटर हो 2 दिन में 4 दिन में मिल जाएगा। कौन सी बड़ी बात है? आप बहानेबाजी क्यों कर रहे हैं? छुपा क्यों रहे हैं? उसके लिए कानून क्यों बनवा रहे हैं? तो आप तो इतिहास में याद किए जाएंगे कि आप ऐसे चुनाव आयुक्त निकले जहां टीएन शेषन को आप आज कितने कद्र से और इज्जत से देखा जाता है। आपको किस नजर से देखा जाएगा ये आप स्वयं तय कर लीजिएगा। तो ये बड़ी विडंबना है। ऐसी स्थितियों में चुनाव लड़ना, तो फिर कौन जीतेगा कौन हारेगा जनता जान चुकी है कि भाई महाराष्ट्र दोहराया जाएगा या हरियाणा दोहरा दिया जाएगा। अब कैसे दोहराया जाएगा आपको बहुत आता है। बीजेपी के मुख्यमंत्री तो चुनाव से, मतदान से पहले कह देते हैं, रिजल्ट आने से पहले, व्यवस्था हो गई है, कल हम ही जीत रहे हैं। अरे साहब, व्यवस्था हो गई है, जाहिर है आपको पता है कि व्यवस्था हो गई है। तो जिनको व्यवस्था हो जाती है और मालूम हो जाता है, वो पहले से क्लेम कर देते हैं कि यहां डबल इंजन की सरकार बनेगी दिल्ली में। कैसे कह रहे हैं आप डबल इंजन की सरकार बनेगी? आपने क्या किया है? आपने दिल्ली को काम कहां करने दिया है? दिल्ली तो एक ऐसा एग्जाम्पल है कि स्टेट और सेंट्रल की लड़ाई होती है तो दिल्ली ये वहां के कूड़े की को साफ नहीं होने देता कि भैया कूड़ा गंदा रहेगा तो आम आदमी पार्टी पे नहीं पड़ेगा। केंद्र को इसमें आगे बढ़ के उदारता के साथ काम करना चाहिए था, दिखाना चाहिए था। कोई प्रोजेक्ट नहीं आएगा, बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी तो, और बीजेपी की सरकार होगी तो 4 प्रोजेक्ट आ जाएंगे। ये क्या है? ये आप दिखा रहे हैं कि आप किस तरह से अन्य राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। जो आपका मुख्यमंत्री, जो पहले से जिस पे आप ही ने आरोप लगा रखा था, बीजेपी ने कहा था इस पे कार्रवाई होगी, वह तो मुख्यमंत्री बना बैठा है हेमंत बिस्वा शर्मा। उसके खिलाफ जितने भी आपकी रिपोर्टें थी वो कहां चली गई? और जिसके खिलाफ कोई न मिले, कहिए कि साहब आपने उसमें शराब के कानून में आपने कुछ नियम परिवर्तन किए थे। अगर ये नियम परिवर्तन ढूंढा जाएगा महाराज, तो बीजेपी के तमाम मंत्री जो है जेल के भीतर होंगे, क्योंकि आपने कहां कानून नहीं बदले हैं।
आप तो ये 2G स्पेक्ट्रम के जिस घोटाले को उठा के आपने मनमोहन सिंह की सरकार को गिराया था, जिसमें कुछ नहीं निकला, वो आप 4G को आपने कितने में बेच दिया। और अब जो 5G के बाद जो है, अब एलन मस्क को लाने के लिए आप कह रहे हैं कि हम तो टेंडर रूट से जाएंगे नहीं, हम तो डायरेक्ट दे देंगे साहब। तो आप तो उस सारी व्यवस्था को ही खत्म कर रहे हैं। उसमें कहां कोई आपसे पूछता है कि आपने कौन सा नियम परिवर्तन किया है और नहीं किया और क्यों किया है। ये सब बेकार की बातें हैं। जिस तरह से ये राजनीति जहां तक आके पहुंच गई है, वहां पर किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना, उस पे काबिज होना, विपक्षियों को हटाना, उनको खत्म कर देना, यह नीति है। और उसमें चुनाव आयोग को कुछ नहीं दिखाई देता है। हम तो आश्चर्य में पड़ गए, कल परसों एक टेलीविजन चैनल पे एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश महोदय को सुन रहे थे। आप उनके चीजें टाइम्स पे सुन लीजिए, टाइम्स नाउ के यूट्यूब चैनल पे उनके विचार सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि हम राजनीति में आना चाहते हैं, इसमें क्या बुराई है। बड़ी अच्छी बात है, अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जिस समय आप सीजीआई रहे होंगे, उस समय क्या आपने रखा होगा, कोई ना कोई विचारधारा तो रखी होगी, कांग्रेस के प्रति, भाजपा के प्रति या किसी और के प्रति। तो जब हमारे देश में जो सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए लोग जब इस तरह सोचने लग जाएं, तो फिर इस देश का क्या होने वाला है, फिर लोकतंत्र को कौन बचाएगा, ये देखने की जरूरत है। फिर सुनीलम जी की बात ठीक लग रही है कि सिविल सोसाइटी को जगना पड़ेगा, उस सिविल सोसाइटी को जिसका गला घोंटने के लिए 2012-13 से ही इसमें कांग्रेस सरकार का भी रोल है, जब उसने ये जो एफसीआरए कानून को सख्त किया और तब से जो है तमाम जितने भी वो है फंडिंग्स जो है वो बंद कर दी। फॉरेन फंडिंग इस नाम पे बंद की गई कि ये पैसा जो है वो कन्वर्जन में जा रहा है, टेररिस्ट एरिया में जा रहा है। लेकिन आपने आज उसको कभी आप पीएम केयर में ले लेते हैं, कभी आप इतने सख्त कर देते हैं। और इसकी व्यवस्था कि 2% जो फंडिंग अवेलेबल है देश में सीएसआर की, वो सीएसआर की कंपनियां अपना ही एक वो बना लेती हैं ऑर्गेनाइजेशन और उसमें कर लेती हैं। तो सिविल सोसाइटी को भी जिंदा नहीं रहने दिया जा रहा है। ये है समस्या। जी जी, बिल्कुल। महत्वपूर्ण बातें आपने कही है। 30 सेकंड्स आप दोनों को मैं दे रही हूँ। संदीप जी, आपको लास्ट कमेंट, और राहुल लाल जी, आपका वक्त की बहुत कमी है, 30 सेकंड। संदीप जी। नहीं, क्या सवाल कुछ है आपका या? मैं आपसे यही पूछ रही हूँ, जो तमाम चीजें जो हो रही हैं, जो घटित हो रही हैं, ऐसे में लोगों का यकीन जो चुनाव आयोग से उठा है, पार्टियों को आगे क्या करने की जरूरत है? चुनाव तो अब होते रहेंगे। देखिए बुसरा जी, वो भारत का चुनाव आयोग नहीं है, भाजपा का चुनाव आयोग है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष को मिलकर सामने से राष्ट्रीय आंदोलन करना होगा, साफ साफ स्पष्ट ढंग से आंदोलन करना होगा। अरविंद केजरीवाल जी को लग रहा है वापस आ जाएंगे, लेकिन उनको लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी उस तरह की नहीं है। लेकिन जिस तरह से को परसेप्शन का लॉस हुआ है, कि इमेज डेंट हुई है, और वो कितने वोट पर डैमेज करेगी, ये आने वाला वक्त आएगा। कहता हूँ एक यहाँ पे ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि बीजेपी को आप हर हाल में रोकिए, और आप इतना मार्जिन रखिए, जो हमारे डॉक्टर सुनीलम ने कहा, कि आप कम से कम जीत जाइए। और कैसे भी आपको कम से कम लोग, भले वो म्यूनिसिपैलिटी की ही सरकार है, एलजी ही पावरफुल है वहां, लेकिन फिर भी सरकार एक प्रतीकात्मक जीत होनी चाहिए। और चुनाव आयोग इस देश में नहीं है, उसको अगर आपको चुनाव आयोग को माने चुनाव आयोग को बचाना है, तो पूरे विपक्ष को पूरी ईमानदारी से आंदोलन करना होगा, संघर्ष करना होगा, सड़क पर आना होगा। बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात आपने कही। राहुल लाल जी, आंदोलन करना होगा, सड़क पे आना होगा, कई बार ये बात कही गई, लेकिन फिर लगता है ठंडे बस्ते में चली जाती है। फिर एक और चुनाव होता है और फिर वही नतीजे, और फिर वही इल्जाम, और फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी लोगों को यकीन तो दिलाना होगा। 30 सेकंड आपके पास। देखिए, मैं मानता हूं कि 7 जनवरी 2025 आज जब राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो चुनाव आयोग के इतिहास का सबसे काला दिन रहा है। उन्होंने विपक्ष के सवालों को जिस तरह से जवाब दिया है, वैसे स्थिति में यह बहुत आवश्यक है कि विपक्ष सिविल सोसाइटी के साथ काम करे। सुनील जी के इस बात से मैं भी सहमत हूं, और जनता के बीच इस मामले को ले जाना पड़ेगा कि भाई बहुत मेहनत मुश्किल से अंग्रेजों से आजादी दिलाई गई थी इस देश को, और लोकतंत्र खड़ा किया गया था। आज अगर जनता जो है कि चूंकि आप हरियाणा चुनाव के दरमियान में आप भी थी, मैं भी हरियाणा में था, 22 दिन मैं महाराष्ट्र में चुनाव में भी शामिल था। महाराष्ट्र के पूरे चुनाव में अगर मेरा व्यक्तिगत आकलन दूसरा भी गलत हो सकता है, कहीं मैंने देखी कि ऐसा बवंडर जो है कि परिणाम आने वाला है कि
भारतीय जनता पार्टी और उसके खेमे में इस प्रकार का परिणाम जाएगा। जमीन पर ग्राउंड पर ऐसी स्थितियां कहीं नजर नहीं आई, लेकिन चुनाव परिणाम वैसा आया। अभी हम लोग दिल्ली में देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए काफी मजबूत एक बड़ी हवा लहर नजर आ रही है, और बीजेपी अगर वहां पे 60 सीटें बीजेपी जीत ले तो आश्चर्यजनक स्थिति होगी। इसलिए जनता को साथ लेके अब समय आ चुका है कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आयोग की व्यवस्था कराने के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। इसे ठंडे रास्ते में छोड़ने से काम नहीं चलेगा। दूसरा जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का, ओमकारेश्वर जी आपका, राहुल लाल जी आपका, संदीप जी आपका और सुनीलम जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए धन्यवाद।